मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने का मतलब है कि अगर आप जेनेटिक्स के अंदर ये पढ़ रहे थे कि दो अलील्स हैं और दो अलील्स में एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, या दो अलील्स हैं कोडोमिनेंट है और वो एक करेक्टर शो कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप पढ़ोगे कि वो दो अलील की मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपोजिशन कैसी है, कि वो अलील्स या वो जीन्स जो है वो किसके बने हुए हैं, बेसिकली वो क्या है, वो डीएनए की एक सीक्वेंस है। तो आप डीएनए के बारे में पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे जो आप जेनेटिक्स में पढ़ रहे थे कि अगर एक कैपिटल टी अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो टॉल हाइट होगी, स्मॉल टी अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो डुआफ हाइट होगी। तो वहां पे आपने ट्रेट और करेक्टर कैसे पास होते हैं वो पढ़ा। इस चैप्टर में अब आप पढ़ोगे कि अगर कैपिटल टी अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और टॉल हाइट बता रहा है तो उसका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो अलील, कैसे वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। बेसिकली जीन है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं जीन क्या है तो क्या बोलोगे आप? क्या है जीन? अगर मैं आपको बोलूं जीन क्या है तो क्या बोलोगे आप? क्या है जीन आपके हिसाब से? व्हाट इज अ जीन? कौन बताएगा? मैम बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर डेफिनेशन देना हो जीन किसका बना हुआ है तो क्या बोलोगे आप? इसका एक सीक्वेंस है। हाँ जी, मोना बता रही हैं, बताओ मोना। डीएनए का एक सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर कोडिंग करके फिर वो किसी पर्टिकुलर ट्रेट को मतलब एक्सप्रेस करता है। वेरी नाइस बेटा। क्या है जीन? क्या है? एक डीएनए का सीक्वेंस है। डीएनए का एक सीक्वेंस है, एक सेगमेंट है, बिल्कुल ठीक है। कैसे वो अपने आप को शो कर रहा है, कैसे वो एक कैरेक्टर लेके आ रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अब बात यह है कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है। एक पूरा प्रोसेस है। पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, फिर वो उसके ऊपर प्रोटीन की कोडिंग्स होंगी, ट्रांसलेशन होगा। तो ये जो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो एक ओवरव्यू में आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा बहुत पहले वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे बातें कर रहे थे जीन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे उनका मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे। बिल्कुल, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे जो नाम ले रही हूँ मैं, ये भी हम डिटेल में एक एक चीज को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है हमारी स्लाइड पे, वो दिखाई दे रहा है डीएनए, राइट। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आपको इनहेरिटेंस समझना है, इनहेरिटेंस क्या होता है? when parent transfer their character to their offspring, that is called inheritance, right? यस यही मैम। होता है जब पेरेंट अपने कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करे, वो इनहेरिटेंस है। अब इनहेरिटेंस को अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना है तो जो चीज पेरेंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसे मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना पड़ेगा। अब ट्रांसफर क्या हो रहा है, अगर हम बेसिक यूनिट बात करें जो ट्रांसफर हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो वो क्या है? डीएनए है, राइट। डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। मदर और फादर का डीएनए किस में ट्रांसफर हो रहा है? ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है? हम डीएनए को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसा है, तो थोड़ी बहुत 11th आपको याद होगी। डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बना है, पहले तो मुझे वो बता दो। कौन? वेरी नाइस विशाली। मैम 3 चीजों से। कौन कौन? नाइट्रोजनस बेसिस। वेरी नाइस, मोना ने एक फॉस्फेट्स। वेरी नाइस, वैशाली कह रही है फॉस्फेट। बिल्कुल। और शुगर। शुगर, वेरी नाइस। ममता ने भी लिखा है, मोना ने भी बोला है शुगर। एक मुझे कहीं से न्यूक्लियोटाइड सुन रहा है, कौन बोल रहा है ये शब्द न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड शब्द मुझे मैम सुन रहा मैंने है। बोला। वैशाली कह रही है मैंने बोला था। बच्चे न्यूक्लियोटाइड किसको बोल रहे हैं? इन तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, ठीक है। यस मैम। इन तीनों को मिला के क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। डीएनए को अगर आप तोड़ोगे तो आपको उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड दिखेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक दीवार कई सारी ईंटों की बनी हुई है, उसकी हर एक ईंट एक न्यूक्लियोटाइड है। अब अगर आप ईंट को तोड़ोगे तो ईंट में भी आपको फर्दर कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे सकते हैं, तो वो 3 ब्लॉक, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में 3 ब्लॉक है, और ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड से आपका डीएनए बना हुआ। बात समझ आई? इतनी बात समझ आई सबको? मैम हम बोले ठीक है। पॉलीमर तो ऑफ डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड। हमारा 3 चीजों से।
पॉलीमर, ओ वेरी नाइस, फिर ठीक बोल रहे थे आप, बिल्कुल वैशाली, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज इट मीन बाय पॉलीमर? पॉलीमर मतलब कई न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉली न्यूक्लियोटाइड। डीएनए को क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। सही बात है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो, हमने पढ़ा कि भाई शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट मिलके न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। अब कैसे अरेंज है, ये ले ली हमने शुगर। पहली बात तो शुगर कौन सी है वो पता होना चाहिए। डीएनए में कौन सी शुगर है? पेंटोज है, बिल्कुल सही। 5 कार्बन की है, 5 कार्बन की कई शुगर्स होती है, नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस शुगर है। डीऑक्सी राइबोस क्यों बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन नहीं, इसकी राइबोस जो शुगर है वो है 5 कार्बन की शुगर, ऑक्सीजन जो होती है। बिल्कुल, वेरी नाइस। अभय ने बताया, अभय ने सुबह क्लास ली थी। ये है कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे कार्बन नंबर 5। ये है कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 2 पे OH लगा हुआ है। इस OH का O जो है वो क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। देन इट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोस। देन इट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोस। क्लियर है? यस मैम। जी मैम। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, ये क्या है? शुगर है, शुगर है, ठीक है। शुगर जो है कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर से क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। देखो कैसे जुड़ा हुआ है, ये है इस शुगर का कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 से क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 3 से क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन नंबर 4 इधर, और कार्बन नंबर 5 जो है वो क्या है? फ्री है। कार्बन नंबर 5 क्या है? फ्री है। तो यहाँ पे आप लिखो, ये है कार्बन नंबर 5, मतलब शुगर के तीसरे नंबर के कार्बन से। शुगर में 5 कार्बन है टोटल, राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन में से तीसरे वाले कार्बन पे बच्चा क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। मतलब कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो ये आपकी शुगर है, ये शुगर का तीसरा कार्बन ये वाला दिखाई दे रहा है, तीसरा ये वाला कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। तीसरे शुगर के तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ गया। अब इस एक शुगर के नीचे एक और शुगर लगी हुई है, न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे तो लगेगा ना। तो पहले न्यूक्लियोटाइड की पहली शुगर, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूसरी शुगर। अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो दूसरी शुगर है उसके 5वें कार्बन से ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये दूसरी शुगर बना दी हमने, ये शुगर नंबर 1, ये शुगर नंबर 2। इस शुगर नंबर 2 में ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4, और यहाँ पे कौन सा कार्बन था? 5 कार्बन। तो दिखाई दे रहा है कि फॉस्फेट जो है वो पहली वाली शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? थर्ड। और दूसरी वाली शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 5th कार्बन। क्या आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि जो पहली शुगर है उसका 5th कार्बन फ्री है, उसका 5th कार्बन फ्री है, राइट? पहली शुगर का 5th कार्बन फ्री है। यस मैम। ठीक है, और जो लास्ट शुगर है, ये मैंने यहाँ पे 2 ही शुगर ड्रॉ करी है, ऐसी पूरी लंबी चेन में ड्रॉ कर सकती हूँ शुगर और फॉस्फेट की। इस लंबी चेन में जो लास्ट शुगर होगी सबसे आखिरी में, ये मान लो मैंने चेन पूरी ड्रॉ कर दी, मैं और चेन ड्रॉ कर रही हूँ, तो जो लास्ट नंबर पे शुगर होगी, क्या आप समझ पा रहे हो कि उसका कौन सा कार्बन फ्री होगा? उसका 3rd कार्बन। क्या ये बात सबको समझ आ पा रही है कि ऊपर वाली शुगर का 5वां कार्बन फ्री है और नीचे वाली शुगर का तीसरा कार्बन फ्री है? ये बात सबको समझ आ रही है? जी मैम। और 3rd वाले कार्बन से हाइड्रोक्सिल जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, OH तो जुड़ा ही हुआ है बच्चे, OH तो जुड़ा ही हुआ है। बात हो रही है फॉस्फेट की, फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ। आखिरी में जो शुगर है उसके तीसरे कार्बन से कोई फॉस्फेट नहीं जुड़ रहा है, वो फ्री है, उसपे OH तो जुड़ा ही हुआ है पर कोई फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ। तो फॉस्फेट ऊपर की तरफ तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है शुगर के, नीचे की तरफ दूसरी शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फॉस्फेट 2 तरफ से बॉन्ड बना रहा है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं?
कोवेलेंट बॉन्ड तो है ये, इसका नाम है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये दो तरफ से बॉन्ड बना रहा है फोस्फेट, यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे। अब इस शुगर के पहले कार्बन से, इस शुगर के पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस। ऐसे ही इधर भी शुगर के पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस। क्या आपको यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? जी मैम। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे ही एक और न्यूक्लियोटाइड भी जोड़ सकते हो। अगर आपको और क्लियर करना है चीजों को तो हम एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ लेते हैं, एक और न्यूक्लियोटाइड हम यहाँ जोड़ लेते हैं। ये देखो, अगेन इसका तीसरा कार्बन आपको फ्री मिलेगा और इसके पांचवें कार्बन से आपको जुड़ा हुआ मिल रहा है फोस्फेट। बात समझ में आ रही है? चाहे आप कितनी ही शुगर जोड़ लो, लास्ट में तीसरा कार्बन आपको फ्री मिलेगा। बच्चे इसी को बोलते हैं 3 प्राइम एंड। इसी को क्या बोलते हैं? 3 प्राइम एंड। क्या बोलते हैं इसको? 3 प्राइम एंड। और ऊपर वाली शुगर का कौन सा कार्बन फ्री है बताओ? ऊपर जो सबसे ऊपर जो शुगर उसका कौन सा कार्बन फ्री है? 5th कार्बन फ्री है। इसलिए इस कॉर्नर को, इस एंड को क्या बोलेंगे? 5 प्राइम एंड। ये जो मैंने डैश लगाया, इस डैश को बोलते हैं प्राइम, PRIME, प्राइम। क्या बोलते हैं इसे? 5 प्राइम एंड। क्या बोलते हैं बच्चे? 5 प्राइम एंड। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक डीएनए की पूरे स्ट्रैंड को ड्रॉ करूं, एक स्ट्रैंड मतलब एक लाइन डीएनए की, तो उसमें मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? शुगर फोस्फेट, शुगर फोस्फेट, शुगर फोस्फेट। और बाहर की तरफ क्या निकले हुए? राइट एंगल पे, राइट एंगल पे क्या जुड़े? नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए। अब ये जो शुगर फोस्फेट जुड़े हुए हैं, इसके सबसे ऊपर वाली शुगर का एंड 5 प्राइम एंड कहलाया। सबसे नीचे वाली शुगर की तरफ जो एंड है उसे क्या बोला हमने? 3 प्राइम एंड। यहां तक सबको बात समझ में आती है? यहाँ तक सबको बात समझ में आती है? पहले तो ये बताओ। यस मैम। ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा कि हमारे अंदर ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमन में जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। सुना है? यस मैम। ह्यूमन में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड, राइट? यहाँ पे हमने कितना स्ट्रैंड ड्रॉ करे हैं? एक स्ट्रैंड ड्रॉ मैम सिंगल। अगर मेरे को एक और स्ट्रैंड ड्रॉ करना है तो इसके बगल में ड्रॉ करना पड़ेगा एक और स्ट्रैंड, राइट? यस मैम। एंटी पैरेलल। एक और स्ट्रैंड ड्रॉ करना पड़ेगा बगल में। बच्चे डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के साथ कैसे लगे हुए हैं? देखो ऐसे, कि अगर ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड ऐसे लगा हुआ है। एंटी पैरेलल है, मतलब एंटी पैरेलल है, मतलब उल्टे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने सेल देखे होंगे बैटरी में। बैटरी में सेल कैसे लगे होते हैं? एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। और दूसरा सेल कैसे डलता है इसके बगल में? इसका माइनस इस तरफ, प्लस इस तरफ। ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी पे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट डीएनए में है, यानी कि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो उल्टा लगा हुआ है। उल्टा लगा हुआ होगा तो उसका 3 वाला ऊपर और 5 वाला नीचे। बिल्कुल, वेरी नाइस। अगर ऐसा हुआ तो बच्ची कह रही है मैम समझ में आ रहा है कि 3 वाला एंड जो है ऊपर होगा और 5 वाला जो एंड है वो कहाँ होगा? 5 वाला जो एंड है वो कहाँ होगा? नीचे होगा। वेरी नाइस, यही समझ आना है आप लोगों को। ठीक है, जी मैम। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंड फ्री मिलेगा आपको? यहाँ पे कौन सा एंड फ्री मिलेगा बेटा? यहाँ आपको मिलेगा एंड 5 प्राइम फ्री मिलेगा। यहाँ पे आपको कौन सा एंड फ्री मिलेगा? 5 प्राइम एंड फ्री मिलेगा। और ऊपर की तरफ कौन सा एंड फ्री मिलेगा? 3 प्राइम। यहाँ पे मिलेगा 3 प्राइम और यहाँ पे मिलेगा आपको 5 प्राइम एंड। और नाइट्रोजनस बेस कैसे जुड़े हुए होंगे? नाइट्रोजनस बेस कैसे जुड़े हुए होंगे? परपेंडिकुलरली। इसको एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये फिगर एक बार दोबारा से ड्रॉ करते हैं। शुगर इसकी, ये एक शुगर हो गई है आपकी। ठीक है,
ये शुगर कैसे जुड़ी हुई है, ये शुगर जुड़ी हुई है उल्टी। ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और ये फॉस्फेट वापस से कनेक्टेड है किससे, 3 प्राइम एंड से। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगेन प्रिपेंडिकुलरली पहले कार्बन से क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजिनस, पहले कार्बन से क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजिनस बेस। तो ये आपको समझ में आ रहा है। ये कौन सा कार्बन है, थर्ड नंबर का कार्बन, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 5वें कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है कार्बन, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और इधर कौन सा आएगा, कार्बन 4 के बाद ये यहाँ पे कार्बन नंबर 5। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5वां कार्बन फ्री है और यहाँ पे तीसरा कार्बन फ्री है। तो ये हो गया 3 प्राइम एंड और ये क्या हो गया आपका 5 प्राइम एंड। ठीक है, पहले कार्बन से आपका नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ है, इधर भी 2 नाइट्रोजिनस बेस, पहले स्ट्रैंड के नाइट्रोजिनस बेस ऐसे लगे हुए हैं, दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजिनस बेस इस तरफ लगे हुए हैं। इन दोनों नाइट्रोजिनस बेस के बीच में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी नाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इन दोनों नाइट्रोजिनस बेस के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं वो कैसे लगे हुए हैं, अगर एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है तो दूसरा स्ट्रैंड कैसे है, 3 5 प्राइम की तरफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। तो डीएनए में स्ट्रैंड्स कैसे हैं, डीएनए में स्ट्रैंड्स कैसे हैं, क्या बोलेंगे हम मैम, डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं और वो जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे हैं, एंटी पैरेलल। अब ये जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं क्या ये ऐसे स्ट्रेट चेन की तरह खड़े हुए हैं, नहीं, हेलिक्स है, हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब कि ये जो 2 स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रेट ना होके हेलिकल फॉर्म में है। ये आपका ब्लू कलर से ड्रॉ कर देते हैं इसको, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं जो कि स्ट्रेट ना होके हेलिक्स की फॉर्म में है। मतलब कि इस स्ट्रैंड को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे, अगर ये फिंगर मेरी फ्लेक्सिबल होती तो मैं आपको घुमा के दिखा देती, समझ रहे हो ना, इस तरीके से स्ट्रैंड को फोल्ड कर दिया और दूसरे वाले स्ट्रैंड को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ठीक है, पोलैरिटी वही है, एक की अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरी की 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। ठीक है, तो यानी कि एंटी पैरेलल के साथ साथ कैसे हैं, हेलिक्स की फॉर्म में है। क्योंकि ये 2 स्ट्रैंड है और हेलिक्स की फॉर्म में है इसलिए डीएनए को क्या बोलते हैं हम, डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है, जी मैम। ठीक है। अब एक डीएनए में आपने पढ़ा कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड है और उसमें यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। कितने नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं डीएनए के एक स्ट्रैंड में, नंबर ऑफ बेस पेयर्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डीएनए। मतलब कि अगर एक डीएनए है जिसमें ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है तो उस डीएनए की लेंथ सीधी सी बात है ज्यादा होगी। एक दीवार जिसमें ज्यादा ईंटें हैं उसकी लंबाई ज्यादा होगी, एक दीवार जिसमें ईंटें कम है उसकी लंबाई कम होगी। क्या सारी दीवारों की लंबाई एक सी होती है, नहीं होती। नो मैम। तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है वो एक सी लंबाई के होते हैं, नहीं होते। सारे ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है वो क्या होते हैं, हाँ अभी एंगल जो आप बता रहे हैं ममता, अभी हम पढ़ेंगे कि एक दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या एंगल रहता है, एक टर्न कितना होता है। ठीक है, ये चीजें अभी हम और पढ़ेंगे, अभी आएंगे इस पे आएंगे, थोड़ी देर के लिए सब्र रखो। तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए में प्रेजेंट हैं वो उससे पे डिपेंड करता है डीएनए की क्या लेंथ की। तो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें 6.6 into 10 to the power 9. 6.6 into 10 raised to the power 9, वेरी नाइस। ये टोटल अमाउंट ऑफ बेस पेयर है। अगर इसको हाफ कर दूं मैं, यानी कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स है ना, 46 का हाफ कर दे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, अगर 23 क्रोमोसोम्स की बात करें
तो उनमें नंबर ऑफ बेस पेयर कितने आ जाएंगे? 3.3 3.3 ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कुछ बैक्टीरियोफाज हैं, उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जैसे 5386 है, ठीक है। इकोलाई है, इकोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बेस पेयर की मात्रा अलग अलग, किसी में 4 बेस पेयर, किसी में 8, किसी में 10, जैसे अलग अलग हो सकते हैं। दीवार में नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ऐसे ही डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ तक सबको बात समझ आई? जी मैम। ठीक है। अच्छा, ये सबको पता, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो आपने नाइट्रोजनस बेस पढ़े हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 types. कौन कौन? प्यूरीन, Pyrimidine. ये अगर किसी को नहीं पता, कोई बच्चा क्लास में ऐसा जिसको ये नहीं पता, उस बच्चे के लिए एक HW रहेगा। क्या है उस बच्चे के लिए HW? वो बच्चा भी घर पे जाएगा क्लास के बाद तो क्या पढ़ेगा? क्लास 11th में आपका एक चैप्टर था बायोमोलिक्यूल्स, राइट? उस बायोमोलिक्यूल में एक टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स, राइट? जाके उस टॉपिक को रीड करेंगे। जिसको जिसको ये नहीं याद कि नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं, उस बच्चे का HW है कि वो जाके चैप्टर 9 यानी बायोमोलिक्यूल्स पढ़े, उसमें न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक पढ़ के आए। उसको याद आ जाएगा कि नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन और प्रिमिडीन। प्यूरीन और प्रिमिडीन में क्या अंतर है बच्चों? मैम प्यूरीन में 2 आते हैं, एडेनाइन और वेरी गुआनिन। नाइस, वेरी नाइस। प्यूरीन में 2 रिंग है और प्रिमिडीन में 3 रिंग है। प्यूरीन के उदाहरण कौन कौन से हैं? एडेनिन और Guanine. एडेनिन और गुआनिन। वेरी नाइस, एडेनिन और गुआनिन। और प्रिमिडीन के उदाहरण कौन कौन से हैं? Thymine and uracil. वेरी नाइस, साइटोसिन है, थायमीन है और यूरेसिल। यूरासिल है। अच्छा, यूरासिल किस में प्रेजेंट है? सिर्फ RNA. आरएनए में। तो डीएनए पढ़ रहे हैं तो यूरासिल की बात नहीं, ठीक है, क्लियर है? अब एक नाइट्रोजनस बेस जो इस स्ट्रैंड से चिपका हुआ है और दूसरा नाइट्रोजनस बेस जो इस वाले स्ट्रैंड से चिपका हुआ है, इन दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? Hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये वाली बॉन्ड बताना कौन सी है? ये है नाइट्रोजनस बेस, ये है डीएनए का स्ट्रैंड। नाइट्रोजनस बेस और डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? Glycosidic bond. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी नाइस, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये आपका यहाँ पे शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये जो आपकी बैकबोन है डीएनए की बैकबोन, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट ये लगे हुए हैं। इधर शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। शुगर से नाइट्रोजनस बेस कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है? नहीं बच्चा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ है बताओ? शुगर और फॉस्फेट के बीच में है ना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यस मैम, आपने अभी बताया था। हाँ, शुगर और फॉस्फेट के बीच में है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो अभी बताया था, अभी कह रहे हैं मैम आपने अभी बताया था, बिल्कुल हमने बताया है। देखो शुगर, ये है शुगर, शुगर 1, ये है फॉस्फेट और ये दूसरी शुगर। तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना बच्चे, ये दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है ममता, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल किसकी? इस ग्रीन कलर के बॉन्ड की, जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में है। इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो बॉन्ड यहाँ पे है दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है, ओके ओके। नाउ लेट्स कम टू द डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए। डबल हेलिकल जो मॉडल है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमें इतना तो आइडिया लग गया कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड डबल हेलिक्स की फॉर्म में है। अब ये मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था ये मॉडल सबसे पहले? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, क्या क्या बातें वॉटसन एंड क्रिक ने बताई इस मॉडल के बारे में? ठीक है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है और दोनों हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, इतनी बात तो पता है। लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि भाई ये जो हेलिक्स बन रहा है, इस हेलिक्स में अगर आप मेरे से पूछो कि मैम ये हेलिक्स में ये जो टर्न आया, इस टर्न का एंगल क्या है?
मैम इस हेलिक्स में ये जो एक टर्न है, इस टर्न की लेंथ क्या है? मैम इस हेलिक्स में ये जो बेस पेयर्स लगे हुए हैं, इन एक एक बेस पेयर के बीच में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितनी है, हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक बात हेलिक्स की। मैम ये जो बेस पेयर यहाँ पे लगा हुआ है शुगर के साथ, क्या मैं 4 बेस पेयर में से कोई भी लगा दूं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, और दूसरे स्ट्रैंड पे मैम अगर मैं दूसरा स्ट्रैंड बनाऊं यहाँ पे, तो दूसरे स्ट्रैंड पे बगल में मैं कोई भी नाइट्रोजनस बेस लगा दूं, ए के बगल में मैं जी लगा दूं मैम, या सी के बगल में मैं टी लगा दूं मैम, है ना? यस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही चल रहा है। कोई बात नहीं पूजा, हमारा इस टाइम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर चल रहा है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डीएनए। क्यों पढ़ रहे हैं भाई डीएनए? पीछे वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए हो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? डीएनए ट्रांसफर होता है। तो डीएनए दिखता कैसा है, उसकी एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अभी तक इतना तो पता चल गया कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स है, ये भी पता चल गया एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या लगा हुआ है, ये भी पता चल गया कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी पता लग गया कि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में क्या बॉन्डिंग है, ये भी पता चल गया कि भाई ये जो 2 स्ट्रैंड हैं ये एंटी पैरेलल है। लेकिन अब पता लगानी है माइन्यूट डिटेल कि ये जो 2 स्ट्रैंड जो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो रखे हैं, हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, इनके अंदर क्या एंगल है, क्या डिस्टेंस है, कैसे बेस पेयर लगे हुए हैं। तो बेसिकली क्या क्या देखेंगे हम एंगल्स देखेंगे, एंगल्स ऑफ टर्न्स। टर्न्स कौन से टर्न्स? भाई डीएनए यहाँ पे टर्न ही फॉर्म में तो है ना, ये टर्न हो रहा है तो एंगल बना रहा है कुछ ना कुछ। सीधा होता तो एंगल 180 डिग्री का हो जाता, पर ये सीधा नहीं है, इसने टर्न ले लिए। दूसरा हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स, बेस पेयर तो सब समझते हो ना, ये एक बेस है, जी मैम। Yes, ma'am. बेस है नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस, दोनों को मिला के क्या बोला? बेस पेयर। Pair. बेस पेयर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर हम देखेंगे, और हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या है? चारगाफ साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक रूल दिया था। क्या रूल दिया था? इन्होंने बताया था हाउ विल द बेस पेयर्स अरेंज, हाउ विल द बेस पेयर्स अरेंज इन अ डीएनए, बेस पेयर डीएनए में कैसे अरेंज होंगे, ठीक है, क्लियर है? हम जी मैम। म्यूटेशन भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बच्चे, ठीक है। पहले म्यूटेशन अभी बहुत बाद में आएगा। म्यूटेशन आप थोड़ा सा जेनेटिक इनहेरिटेंस में भी पढ़ के आए हो, आधा से ज्यादा तो म्यूटेशन वही कवर हो गया होगा आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे हम चीजें मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ेंगे। ओके, तो किसने दिया है ये मॉडल, डबल हेलिक्स वाला मॉडल? रिपीट ही कर रही हूं मैं बच्चे, दोबारा सब कुछ रिपीट ही करना है, चिंता मत करो मीना, ठीक है। मैं एक बार में तो कुछ बताती ही नहीं, बार बार रिपीट ही कर रही हूँ। किसने दिया भाई डबल हेलिक्स मॉडल? हमारा वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। इन्होंने बताया डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे सीधा नहीं है, हेलिकल फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद चारगाफ आए। चारगाफ ने क्या बताया? चारगाफ ने बताया कि ये डीएनए जब ऐसे हेलिक्स फॉर्म में जा रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि इनमें जैसे एक ये हेलिक्स है, एक ये हेलिक्स, यहाँ पे बेस नाइट्रोजनस बेस लगे हुए, यहाँ भी नाइट्रोजनस बेस लगे हुए। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि यार नाइट्रोजनस बेस अपने पास 2 तरीके के हैं। 2 नाइट्रोजनस बेस तो ऐसे हैं जिन पे पास डबल रिंग है। तो सोचो मैं यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस लगा दूं जिसके पास डबल रिंग है। लेट्स सपोज कौन सा ले लूं डबल रिंग वाला? कोई एक नाइट्रोजनस बेस बताओ मुझे, डबल रिंग वाला कोई नाइट्रोजनस बेस बताओ। एडेनिन। एटीजीसी मत लिखो पूजा, एटीजीसी सब में डबल रिंग थोड़ी ना है, एडेनिन में और ग्वानिन में डबल रिंग है। तो अब बताओ, आप बताओ कौन सा ले लें हम? बच्चे कह रहे हैं मैम आप एडेनिन ले लो, बच्चे क्या कह रहे हैं? मैम आप क्या ले लो? एडेनिन ले लो। तो ले लेते हैं हम। तो चारगाफ बोले मान लो यहाँ पे एडेनिन लगा दिया, और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसके बगल में एक दूसरा नाइट्रोजनस बेस लगा दिया जिसके पास दोबारा से डबल ही रिंग है। तो कौन सा लगा दूं इधर बगल में? ग्वानिन लगा दूं। अब कह रहे मान लो यहाँ नहीं, थाइमिन कैसे आया वो बता रहे हैं। अभी हमें पता है थाइमिन आएगा, लेकिन कैसे चारगाफ ने कैसे इस चीज को डिस्कवर किया? फिर
चारगाफ बोले मान लो यहाँ पे एक प्रीमिडिन लगा हुआ है, प्रीमिडिन है साइटोसिन, और इसके बगल में मैं कोई दूसरा प्रीमिडिन लगा दूं जैसे कि थायमिन। भाई आपको पता तो होना चाहिए ना कि ए जो है वो टी के साथ ही क्यों जुड़ता है, ए जी के साथ क्यों नहीं जुड़ सकता, सी जो है वो जी के साथ ही क्यों जुड़ता है, सी जो है वो टी के साथ क्यों नहीं जुड़ सकता, रीजन पता है इसका? मैम Yes, ma'am. क्योंकि एक डबल बताइए। स्टैंड और एक मैम अगर हम सिंगल है। एक प्यूरिन और एक pyrimidine को नहीं जोड़ेंगे, स्टेबल नहीं हो पाएगी स्ट्रक्चर। तो स्टेबल नहीं होगा Single- स्ट्रक्चर, वेरी नाइस। कहीं कहीं से रिंग चौड़ी हो जाएगी, सोच के देखो, 2 रिंग जहां आ रही है वहां से चौड़ा हो गया हेलिक्स, फिर जहां पे 1 रिंग वाले आ रहे हैं वहां भीड़ा हो गया, तो कोई स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाएगी। स्टेबल स्ट्रक्चर डीएनए को देने के लिए डीएनए के हेलिक्स में बेस पेयर कैसे अरेंज है, अगर एक डबल रिंग वाला नाइट्रोजनस बेस है तो उसके साथ हमेशा कौन सा जुड़ेगा, सिंगल रिंग वाला नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब सिंगल रिंग के भी 2 हैं, सी भी है और टी भी है। अब ए के साथ टी ही जुड़ता है, सी नहीं जुड़ता, क्यों? क्योंकि ए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ए की जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो ए की है वो ऐसी है कि टी के साथ बॉन्ड बना सकती है, सी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसी है कि जी के साथ बॉन्ड बना सकती। ए में और टी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यानी कि इनकी स्ट्रक्चर को 2 बॉन्ड चाहिए, जबकि जी और सी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं? 3, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर को 3 बॉन्ड चाहिए। तो ए टी और जी सी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तोड़ने में कठिनाई किसे होगी? मैम जीएनसी को। ये जी सी को तोड़ने में ज्यादा कठिनाई होगी, ये मोर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर सबको? जी मैम। ठीक है, ये है चारगाफ रूल। ये क्या है? चारगाफ का रूल। तो चारगाफ बताते हैं कैसे बेस पेयर्स अरेंज है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। ठीक है, बेस पेयर अरेंज तो हो गई, बेस पेयर अरेंज तो हो गई, ये फिगर आप यहाँ पे देखो, बेस पेयर्स अरेंज तो हो गई, ये एक बेस पेयर हो गया, ये दूसरा बेस पेयर हो गया, राइट? जी मैम। बेस पेयर अरेंज तो हो गए, लेकिन 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये भी एस्टिमेट करके पता लगाया गया कि ये डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। कितना है? 0.34 नैनोमीटर। अब डीएनए के हेलिक्स में ये 1 टर्न होता है, यहां से लेके यहां तक, इसे बोलते हैं 1 टर्न। इसे क्या बोलते हैं? 1 टर्न। इस 1 टर्न में कितने बेस पेयर लगे हुए हैं? इस 1 टर्न में कितने 10 बेस पेयर लगे हुए हैं? 10 बेस पेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 10 बेस पेयर लगे हुए हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? 2 बेस पेयर के बीच में अगर 0.34 नैनोमीटर की दूरी है और मैं कहूं इस खोपचे में 10 बेस पेयर लगे हुए हैं, तो क्या आप मुझे इस खोपचे की, इस टर्न की लेंथ बता पाओगे? 3.4 नैनोमीटर। क्या ये रट के बता रहे हो या समझ में भी आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए, 10 जी मैम। 10 बेस पेयर लगे हुए हैं। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरे को इस पूरे की लेंथ बता दो, तो बता पाओगे? यस मैम। कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर। तो नीट में आपसे सवाल पूछ लेते हैं, कैसे सवाल पूछ लेंगे? सवाल कैसे पूछ लेंगे कि द लेंथ ऑफ 1 टर्न, लिख लो, द लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए विल बी 3.4 नैनोमीटर, राइट? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिख लो, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिख लो, नंबर ऑफ बेस पेयर्स
number of base pair in one turn Is 10. turn of helix is 10. Or point number 3, distance between each base pair. Distance between each base pair is 0.34 nanometer. 0.34 nanometer. Point number 4 लिखेंगे, length of one turn. Length of one turn of helix, also called pitch. इसे pitch भी बोलते हैं, एक टर्न की लेंथ को पिच भी बोलते हैं, PITCH, also called pitch, is 3.49. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चारगाफ रूल क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ क्या है, बेस पेयर कैसे अरेंज है, सारी बातें क्लियर जी है? मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कि भाई डीएनए इतना लंबा है 2.2 मीटर का, इतना लंबा डीएनए, इतनी लंबी तो सेल नहीं है पूरी की पूरी, इतना लंबा तो न्यूक्लियस भी नहीं है ना? वैशाली कह रही है क्रिस्टल क्लियर, चलो फिर बहुत बढ़िया बात। इतनी लंबी सेल तो नहीं है। अब कैसे उस सेल के न्यूक्लियस में डीएनए समा पाता है? ये बड़ा सारा डीएनए कैसे सेल के अंदर समा पाता है? कैसे समा पाता है? ऊन जैसे ऊन का गोला होता है, अगर आप उसे खोल दो तो उसका लेंथ फाइबर का बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप उसे गोल ऊन का जो गोला होता है उसमें जब आप उसे लपेट देते हो फाइबर को, तब वो लेंथ में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बिल्कुल सेम डिट्टो डीएनए के साथ है। डीएनए का बड़ा सारा तागा कोइल्ड फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल कोइल्ड फॉर्म में। क्रोमोसोम पे लिपटा हुआ होता नहीं डीएनए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बच्चा सही नहीं है। क्रोमोसोम एक बिल्कुल अलग चीज है, डीएनए लिपट किस पे रहा है वो बिल्कुल अलग चीज है। क्रोमोसोम ये बोल सकते बाद में, वेरी नाइस वेरी नाइस। डीएनए जब लिपट के एकदम कोइल्ड फॉर्म में हो जाता है ना, उसकी कोइल्ड फॉर्म को ही क्रोमोसोम बोलते हैं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर? इस सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डीएनए से क्रोमोसोम तक का सफर कैसा दिखता है। डीएनए से क्रोमोसोम तक का सफर कैसा दिखता है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस सफर की। सफर में शुरुआत हो रही है और हमारे पास है तागा। तागा क्या है अपना? तागे का क्या नाम है बेटा? तागे का क्रोमैटिन। अरे अभी कहाँ क्रोमैटिन पे चले गए? सिंपल भाषा में तागे का नाम बोलो ना। हमने सफर की शुरुआत की है, तुम यहाँ पहुंच गए, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम दौड़ के भाग गए हो आगे। आप मत भागो, मैम के साथ चलो। तागे का क्या नाम है? डीएनए। डीएनए, ठीक है। तो हमारे पास एक लंबा सा फाइबर है जिसको अपन बोल रहे हैं डीएनए। अब आपको क्या करना है? डीएनए को लपेटना है। किस पे लपेटोगे? अगर मैं आपको एक फाइबर दे दूं, मैं बोलूं आप उस फाइबर को कॉइल करो, तो मे भी आप अपना हाथ रखोगे और उसे कॉइल करो, है ना? अब मैं कह दूं हाथ हटा लो और अब कॉइल करो, तो हो सकता है आप अपनी फिंगर रखो और फिर कॉइल करो। मैं को फिंगर भी हटा लो और अब कॉइल करो, तो आप कहोगे मैं कुछ तो दो जिसके ऊपर कॉइल करें। बताओ ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे? यस मैम। कुछ तो चाहिए ना जिसके ऊपर डीएनए की कॉइलिंग हो। डीएनए की कॉइलिंग किसके ऊपर होती है? पॉइंट लिख लो। प्रोटीन्स नहीं बोलेंगे, लिखो डीएनए रैप ओवर द ऑक्टामर, रैप ओवर द ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए रैप ओवर द ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पे दो नए शब्द हमें दिख रहे हैं, दो नए शब्द हमें दिख रहे हैं, बताओ कौन कौन से? हमें स्टोन प्रोटीन, स्टोन है, ऑक्टामर। डीएनए तो सुना हुआ है। जी मैम। रैप ओवर Yes, का ma'am. ये एक सिंपल इंग्लिश का टर्म है। कुछ नया है तो क्या है यहाँ पे? ऑक्टामर और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। दो नए शब्द हैं, लिखो। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है?
It is a basic protein. It is a basic protein. अभी ऑक्टामर पे मत भागो पूजा, आप यहाँ पे मत जाओ, मैडम यहाँ है, मैडम के साथ सारे बच्चे लाइन में देखो। क्या आपको सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं? सारे बच्चे मैडम के साथ ही हैं, आगे कुछ बच्चे चले गए हैं, उनको पीछे ले आते। क्या सब बच्चे यहाँ आ गए? यस मैम। ठीक है, मैम के Yes, साथ रहो, ma'am. आगे मत भाग। अभी हम सब एक साथ आगे जाएंगे, चिंता मत करो। हिस्टोन क्या है? इट इज अ बेसिक प्रोटीन। इट इज अ Protein. बेसिक प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? क्लास 11 चैप्टर 9 सब टॉपिक प्रोटीन पे बताओ। प्रोटीन कितने टाइप के? प्राइमरी, 20. सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। एक होता है एसिडिक प्रोटीन, याद आ रहा है? यस मैम। एक होते हैं जी, बेसिक basic प्रोटीन, एक protein. होते हैं न्यूट्रल प्रोटीन। न्यूट्रल। अब मेरे को चैट बॉक्स में उदाहरण दे दो, मैं देख रही हूँ कौन देने वाला है सबसे पहले। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एसिडिक प्रोटीन का उदाहरण दे दो। प्रोटीन नहीं, बेसिकली आप अमाइनो एसिड का उदाहरण दो मुझे। कोई एक एसिडिक अमाइनो एसिड, कोई एक बेसिक और कोई एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जांपल चैट बॉक्स में लिख दो। वैशाली ने लिखा है लाइसिन। बच्चे लाइसिन को मैं क्या लिखूं? एसिड लिखूं, क्या लिखूं? बेस लिखूं? बेसिक। बेसिक लिख दूं। वेरी नाइस। एक बच्चे ने लिखा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तो बच्चा पूरा एक प्रोटीन हो गया, डाइजेशन में हम पढ़ते हैं। टायरोसिन बोल रहे हो तो अलग बात है। बेसिक ग्वानिन, बच्चे ग्वानिन तो, अरे बेटा जी ग्वानिन तो क्या है, कौन बताएगा? ग्वानिन क्या है भाई? नाइट्रोजन वेरी नाइस, नाइट्रोजिनस बेस है। मैंने क्या पूछा है आप लोगों से? अमीनो एसिड। क्या पूछा है? अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड का उदाहरण एक हमारे पास आ चुका है, वैशाली ने दिया है। एसिडिक का उदाहरण कौन दे रहा है? कोई एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल। वेरी नाइस, पूजा ने दिया है ग्लूटामिक एसिड। एक बच्ची एस्पार्टिक भी बोल रही है, वो भी सही बोल रही है। बहुत ही बढ़िया, उम्दा जवाब। और इसी के साथ जीत रहे हो आप 500 रुपए। बस इतना ही दे सकती हूँ मैं आपको फिलहाल। उसके बाद न्यूट्रल। न्यूट्रल में बच्चे लिख रहे हैं वेलिन। वेरी नाइस, वेलिन, ग्लाइसिन, ये सारे कैसे अमीनो एसिड हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड। वेरी नाइस, ठीक है। अब हिस्टोन को क्या लिखा मैंने? बेसिक प्रोटीन। मतलब इसमें कौन से अमीनो एसिड होंगे? बेसिक अमीनो। वेरी नाइस, इसमें दो अमीनो एसिड। वेरी नाइस, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये सवाल नीट में 2 बार आया हुआ है। हिस्टोन के अंदर कौन से बेसिक अमीनो एसिड्स हैं? स्टार करके लिख लो, लाइसिन एंड आर्जिनिन। बेसिक अमीनो एसिड में आपको NH2 की मात्रा COOH के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी। अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर आप कभी भी ना भूलें, मरते दम तक आपको अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। 11th में पढ़ लिया, अब आपके दिमाग से आपकी आखिरी सांस तक ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जब तक आप जिंदा हो आपको याद होना चाहिए कि एक अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। जो बच्चा ये याद नहीं रख पाएगा वो बायो का स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा हमेशा, मतलब हमेशा, टिल यू आर अलाइव, तब तक याद होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप आगे डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, मैं कहूँ अगर आप इंजीनियर भी बन जाओ तब भी आप ये तो नहीं भूल सकते कि अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर ऐसी होती है। और बेसिक अमीनो एसिड में NH2 बढ़ जाता है और एसिडिक अमीनो एसिड में COOH की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई यस मैम। सभी को? यस मैम। एवरीवन? वेरी नाइस। नेक्स्ट इज ऑक्टामर। नेक्स्ट इज ऑक्टामर। ऑक्टामर क्या है? ऑक्टामर, ऑक्टामर Unit का of मतलब है यूनिट ऑफ 8 प्रोटीन्स made up of 2 subunits of 4 protein each। 2 subunit of 4 histone लिख लो, 4 histone protein each।
4 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कितने हिस्टोन प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं? 4 तरीके के। क्या क्या नाम है उन चारों भाई बहनों के? नाम लिख लो। H2A, H2B, H3 और H4। ये नाम है, इनको कुछ नहीं समझना कि मैम H2A, H2B के बाद H2C लिख देते, या फिर मैम H3 अगर लिखना था तो H1 और H2, H3, H4 इस तरीके का नाम दे देते। ये अजीबोगरीब सी पेशकश क्यों करी बायो में? तो बेटा ये तो ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। बायो अपना यही गाना गाती, ठीक है। आप सोचें कि आपकी सहूलियत के हिसाब से बायो के नाम चेंज हो जाए तो सॉरी, नॉट पॉसिबल। ठीक, 4 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक, 4 प्रोटीन से मिलके बनी एक सब यूनिट। 4 प्रोटीन से मिलके बनी एक सब यूनिट। ऐसी 2 सब यूनिट को जोड़ दिया, ऐसी 2 सब यूनिट्स को जोड़ दिया। 4 प्रोटीन का एक गुच्छा, 4 प्रोटीन का दूसरा गुच्छा, दोनों को जोड़ दिया, क्या मिलेगा? ऑक्टामर। ऑक्टामर। तो कंडीशन क्या है? ये है ऑक्टामर और ये है डीएनए का स्ट्रैंड। ये इसके ऊपर ऐसे 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 लिपटता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसके अंदर एक एक माइन्यूट डिटेल आपको जाननी है। यहां तक आपको जानना है कि जब ये लिपट रहा है तो इसने इस गोले, इस ऑक्टामर के कितने चक्कर काटे। मैं बता देती हूँ कितने काटे। 1 + 3/4, मतलब एक चक्कर तो पूरा लगाएगा और दूसरा 3/4 चक्कर लगाएगा। तो 1 + 3/4 टर्न रैपिंग ओवर दिस ऑक्टामर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी माइन्यूट डिटेल्स पढ़ेंगे, या मे बी आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी कि कैसे ऑक्टामर पे डीएनए की रैपिंग होती है, क्योंकि वो एक फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा कि ऑक्टामर क्या है, स्टोन क्या है, डीएनए इतना लंबा तागा है तो घुसा कैसे हुआ है न्यूक्लियस में, समाया कैसे हुआ है। तो मैं समझ में आया कि मैडम बॉइलिंग हो रखी है उसकी। अब डीएनए की कॉइलिंग शुरुआत होती है डीएनए से, खत्म होती है क्रोमोसोम पे। तो बीच का एक लंबा सफर है जिसको आपको अंजलि मैम कंप्लीट करवाएंगी। सफर की शुरुआत मैंने करवा दी। यहाँ तक जो पढ़ाया अच्छे से समझ आया तो थम्स अप करके बता दो, देन वी विल एंड अप। जी मैम। बढ़िया से समझ में आ गया सबको? मैम बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से, फर्स्ट क्लास। डीएनए क्या होता है, डीएनए किसका बना हुआ होता है, कितने डीएनए के स्ट्रैंड हैं, वो कैसे लगे हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं कि टर्न में है, एक टर्न में कितने हेलिक्स बेस में। पेयर हैं। ठीक है, एक एक चीज, हर बेस पेयर में दूरी कितनी है। जी मैम। ठीक है, क्लियर, पूरा मॉडल क्लियर डीएनए का, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छा, बढ़िया। क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लेना। आई विल इन्फॉर्म अंजलि मैम। ठीक है, थैंक यू रेनू, थैंक यू। मैम थैंक। हाँ जी बेटा। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशी गुप्ता। ठीक है मैम, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू। बेटा, वेलकम वेलकम। ओके बेटा, बाय बाय चलो।